Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges, -2 microcoulomb and +4 microcoulomb, with no external field, placed at -8 centimeter, 0, and +8 centimeter, 0, respectively. तो बेसिकली दो चार्जेस है, एक में -2 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज है +4 और लोकेशन दिया है -8 एंड +8, बोथ आर ऑन द एक्स एक्सिस. Suppose the same system of charges is now placed in an external electric field E equal to A 1 by R square, where A is 8 × 10⁵ centimeter per centimeter square. What would be the electrostatic potential energy of the configuration? Good question. तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना बोला है कि दो केसेस है. पहले केस में you have two charges, -2 and +4 microcoulomb located at 2 points, -8 and +8 along the x-axis, क्योंकि y और z कोऑर्डिनेट 0 है. और पहले केस में there was no external field, सिर्फ दो चार्जेस थे. और दूसरे केस में सेम सिस्टम है, मतलब दोनों चार्जेस है, वही लोकेशन है, लेकिन दूसरे केस में there was an external field E A into 1 by R square. तो आपको पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन. तो दोनों केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है. तो अभी ऐसा है ना, इसमें गिवन पैरामीटर में केस 1 और केस 2 दोनों केसेस में समथिंग इज कॉमन एंड समथिंग इज नॉट कॉमन. दोनों केसेस में कॉमन क्या है? सेम चार्जेस, -2 माइक्रो इज 10⁻⁶ कूलम और Q2 इज +4, तो 4 × 10⁻⁶ कूलम. पहले का लोकेशन है -8, दूसरे का है +8, तो डिस्टेंस हो गया 16. क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूँ और यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं हम लोग ओरिजिन, एंड दिस इज ए पॉइंट, लेट अस से -8 0 0, एंड इफ दिस इज बी पॉइंट, द लोकेशन इज 8 0 0. तो दोनों में डिस्टेंस हो गया आपका पहले चार्ज में और दूसरे चार्ज में डिस्टेंस हो गया 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. तो सेपरेशन इज 16 सेंटीमीटर, 16 × 10⁻² मीटर आ जाएगा ये. तो डिस्टेंस आ गया 16 × 10⁻². गुड. अब ये दोनों केसेस में कॉमन था. अब केस 1 और केस 2 में कुछ चीज़ें कॉमन नहीं भी है. तो केस 1 में, मतलब केस ए में, एक्सटर्नल फील्ड 0 है, और अगर एक्सटर्नल फील्ड 0 हो तो एक्सटर्नल पोटेंशियल भी 0 होता है. एक्सटर्नल पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड 0 तो एक्सटर्नल पोटेंशियल 0 है. केस बी में एक्सटर्नल फील्ड है A/R². तो ये जो है ये फाइंड करना पड़ेगा. तो एक्सटर्नल पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा आपको. तो आपको फाइंड करने के लिए दोनों केस में क्या बोला है? पोटेंशियल एनर्जी. दोनों केस में सेम फॉर्मूला तो चलेगा नहीं, क्योंकि पहले केस में एक्सटर्नल फील्ड नहीं था. तो पहले केस में, केस ए में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट यू विल यूज? तो पहले केस में दो ही चार्जेस है ना. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस? अभी सॉल्व किया था. 1/4πε0 Q1 Q2 by R. Correct. What about second case? Second case. What is the potential energy in presence of external field? नहीं याद है तो कोई बात नहीं. एक्सटर्नल फील्ड था, पहला चार्ज लाए, वर्क इज डन अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. जब तुम पहला चार्ज लाए तो पहला चार्ज लाए तो वहाँ पे ऑलरेडी जहाँ तुम पहले चार्ज को रख रहे हो वहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है. करेक्ट. प्लस जब तुम सेकेंड चार्ज ला रहे हो, पहला चार्ज लाए तो एक्सटर्नल फील्ड ने अपोज किया, तो वर्क इज डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड या फिर एक्सटर्नल पोटेंशियल. जब तुम सेकेंड चार्ज लाए, कौन कौन अपोज करेगा? फर्स्ट चार्ज और एक्सटर्नल फील्ड. तो Q2 V of R2, V of R1 is the external potential at the location of first charge, V of R2 is the external potential at the location of second charge. Plus जब तुम सेकेंड चार्ज लाए तो पहला चार्ज तो ऑलरेडी था वहाँ पे, तो सेकेंड चार्ज को तो पहले का पोटेंशियल भी अपोज करेगा. तो व्हाट इज V1 of R2? तो सिंपल है, इतना क्यों सोच रहे हो तुम? ध्यान दो यहाँ पे. अब तक हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड नहीं हो तो पहले चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होता है? 0. लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड हो तो पहले चार्ज को लाने में वर्क होगा किसके अगेंस्ट? एक्सटर्नल फील्ड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? Q into V. तो Q1 into V, लेकिन ये V कौन है?
एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है। अब जब तुम सेकेंड चार्ज को ला रहे हो, कौन कौन अपोज करेगा? एक्सटर्नल फील्ड और फर्स्ट चार्ज। तो दो टर्म आएगी ना, Q2 into V where V is external potential and Q2 into V1 where V1 is the potential of first charge। तो हो गया करेक्ट। अब ये दो फॉर्मूला आ गए केस ए और केस बी के। पहले केस ए सॉल्व कर लेते हैं। केस ए इज वेरी सिंपल। तो केस ए U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है? -2 × 10⁻6। Q2 है 4 × 10⁻6। Q1 कितना था? -2 इंटू 4 इंटू 10⁻12। -12 कहाँ से आया? दोनों माइक्रो में थे, तो पहले चार्ज का 10⁻6 और दूसरे चार्ज का 10⁻6, तो कितना हो गया? -12 आ गया। गुड। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दोनों में? 16 सेंटीमीटर है ना? 16 है ना? 16 -8 + 8 मतलब 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस था। 16 सेंटीमीटर मतलब 16 × 10⁻2 मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये कितना है? -8। तो -8 × 9 × 10⁻³ अपॉन 16 × 10⁻2 1 and 2 10⁻³ अपॉन 10⁻², 10⁻1 और 9/2 is 4.5, तो -4.5 जूल। ये आ गया वर्क डन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तब। और माइनस आना चाहिए क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है। तो हमने देखा था जब ऐसा हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। तो ये केस ए हो गया। अब केस बी। अब केस बी को अगर सॉल्व करना है तो तुमको पहले V of R1, V of R2, V1 of R2 फाइंड करना पड़ेगा। अब ये V1 तो इजी है। V1 इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R, वो तो मिल जाएगा, दैट इज इजी। लेकिन V फाइंड करना है। एक्सटर्नल पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं? डू यू रिमेंबर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? Electric field is negative gradient of potential, E equal to minus dV by dx लिखा था। यहाँ पे क्या लिखेंगे? R, फॉर अ सिंपल रीजन। यहाँ पे x की जगह पे वेरिएबल R यूज किया है। तो हमको चाहिए पोटेंशियल, लेकिन हमको दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज सिमिलर टू, अगर आपको काइनेमेटिक्स याद होगा, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी निकालना है तो क्या करते हो? डेरिवेटिव क्या लिखते हो? V इक्वल टू dx बाई dt, ऐसा करते हो ना। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया होगा, वेलोसिटी पूछा होगा तो डेरिवेटिव। अगर आपके पास इमेजिन वेलोसिटी दिया हो और डिस्टेंस पूछा हो तो क्या करते हैं? इंटीग्रेट। तो क्या करते हो? V dt लिखते हो इक्वल टू dx एंड देन व्हाट यू डू इज इंटीग्रेट। तो सेम यहाँ पे है। अगर पोटेंशियल दिया होता और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता तो पोटेंशियल का क्या थे? डेरिवेटिव। यहाँ क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और पूछा क्या है? पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल पूछा है, तो माइनस साइन और dr को शिफ्ट कर देता हूँ, क्या आ गया? dv। फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग यू विल हैव माइनस इंटीग्रेशन e dr इक्वल टू इंटीग्रेशन dv। गुड। माइनस ई क्या था? a/r² dr, और ये आ जाएगा v। dx का इंटीग्रेशन x तो dv का v। a कांस्टेंट है, उन्होंने पहले ही बता दिया, और a की वैल्यू भी दे दी है। तो व्हाट यू विल डू इज v इक्वल टू -a इंटीग्रेशन dr/r²। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dr/r²? इंटीग्रेशन dr/r²। अभी 2-3 दिन पहले हुआ था। -1/r। -1 नहीं याद हो कोई बात नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि तुम सब याद रखो। ये तो याद होगा ना, इट इज r⁻n+1/n+1। तो r² को ऊपर ले जाता हो तो r⁻² हो जाएगा। तो इफ यू कंपेयर, n की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो -2 + 1/-2 + 1
r रेज टू -1 अपॉन -1, तो इंटीग्रेशन r रेज टू -2 dr इज -1/r। तो ये अभी याद नहीं रहा तो फिर ये अप्लाई कर लो, तो -1/r। तो therefore पोटेंशियल V इक्वल टू -a -1/r, तो ये हो जाएगा a/r। मैंने फिलहाल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाला नहीं है क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। आपका इंटीग्रेशन हुआ क्या मैथ्स में? नहीं हुआ। तो अगर लिमिट्स नहीं दिए हो, लिमिट्स अगर नहीं दिए हो तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट लिखते हैं, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो कब होता है? जब लिमिट्स नहीं दिए हो, और अगर लिमिट्स नहीं दिए हो तो उस इंटीग्रल का नाम है इनडेफिनाइट इंटीग्रल। इनडेफिनाइट मतलब लिमिट्स पता नहीं, और जब लिमिट्स दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बोला होता r1 to r2, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं लिखना होता है। तो वो मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल मुझे जनरल एक्सप्रेशन की जरूरत थी तो मैंने जनरल एक्सप्रेशन बना लिया। ये आ गया जनरल एक्सप्रेशन, पोटेंशियल इज a/r। गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब वही दो चार्जेस, इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड E इक्वल टू a इंटू 1/r², वेर a वैल्यू इज, a की वैल्यू भी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो उसको पहले तुमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ डू यू कन्वर्ट 8 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10⁻²। ओके, तो 8 इंटू 10⁵ 10⁻² का स्क्वायर, तो 10⁻⁴। करेक्ट। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो यू विल हैव 8 इंटू 10⁹ पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया a का वैल्यू, बराबर, क्लियर। तो अभी पार्ट टू इज नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। तो ये तो आपको पोटेंशियल मिल गया। ये किसका पोटेंशियल है? किसका पोटेंशियल है? एक्सटर्नल फील्ड का है। किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? एक्सटर्नल फील्ड है। क्योंकि सेकेंड इक्वेशन तुम देखोगे ना, इसमें एक्सटर्नल फील्ड के पोटेंशियल 2 बार आए। क्योंकि जब पहली बार तुम चार्ज को लाए, कौन सा चार्ज को लाए पहली बार? Q1 को। Q1 को तुम लाए, कहाँ रख रहे हो? 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। कहाँ से 8 सेंटीमीटर? ओरिजिन से। Q1 को कहाँ रखा है तुमने? A पॉइंट पे। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? -8 0 0। -8 का से मतलब क्या था कि पॉइंट कहाँ पे है? ओरिजिन के लेफ्ट में है। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव लेते हो क्या? नहीं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ A पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन? 8 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल क्या आने वाला है? सेम। क्योंकि A पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? 8 सेंटीमीटर। B का कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो दोनों पॉइंट पे, A पे और B पे, एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल क्या आएगा? सेम। और वो कितना आएगा? तो V ऑफ R1 और V ऑफ R2 इज इक्वल टू A अपॉन, A की वैल्यू क्या आई? 8 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर में। डिस्टेंस कितना है? 16 नहीं है ये 16 नहीं है। तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो मैं नोटेशन चेंज कर दूंगा। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, मैं इसको R12 बोल देता हूँ। फिर R12 इज डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड चार्ज, ये R12 है। और ये जो R लिखा है मैंने, R, ये चार्ज का डिस्टेंस है कहाँ से? ओरिजिन से। कहाँ से? ओरिजिन से। तो यहाँ पे कितना था? 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया तो -2। तो पोटेंशियल कितना हो गया? 10⁻11 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल है वो आ गया 10⁻11 वोल्ट, बराबर। तो एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल, मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन, डोंट वरी। एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल A पॉइंट पे और B पॉइंट पे कितना वैल्यू है उसका? 10⁻11। कितना? 10⁻11। अब वापस कनेक्ट करो, ध्यान दो। यहाँ पे पहला चार्ज लाए, A पॉइंट पर रख दिया। पहले चार्ज को जब ला रहे थे तो एक्सटर्नल पोटेंशियल ने अपोज किया। कितने पोटेंशियल ने अपोज किया? 10⁻11। करेक्ट। तो वर्क डन हुआ। कितना हुआ? Q1 इंटू V। ये वर्क डन हो गया पहले चार्ज को लाने में। तो तुमको चाहिए तो तुम एक एक करके भी निकाल सकते हो। अब जब तुम दूसरा चार्ज ला रहे हो तो कौन कौन अपोज कर रहा है? एक्सटर्नल फील्ड। उसका पोटेंशियल कितना है? इतना ही है, तो Q2 इंटू V। लेकिन सेकेंड चार्ज को लाने में पहले ने भी अपोज किया,
पहले चार्ज का पोटेंशियल सेकंड के लोकेशन पे कितना होगा? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं तो पता कर लो फिर। ये ओरिजिन पहला चार्ज लाए, ए पॉइंट पे लाए, ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, किसने अपोज किया? एक्सटर्नल फील्ड ने, उसका पोटेंशियल तुमने निकाल के रखा है। तुम दूसरे चार्ज को लाए, बी पॉइंट पे रखा, किसने अपोज किया? एक्सटर्नल फील्ड ने। एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल तुमने निकाल के रखा है, और एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल का डिस्टेंस तुम कहाँ से मेजर कर रहे हो? ओरिजिन से। और किसने अपोज किया? पहले चार्ज ने। तो बी पॉइंट पे पहले चार्ज का पोटेंशियल कितना था? बी पॉइंट पे पहले चार्ज का पोटेंशियल मतलब V1 एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। वेरी गुड, Q1, क्योंकि B पॉइंट पे पहले चार्ज का पोटेंशियल अपॉन R² नहीं होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। कौन सा R? 8 सेंटीमीटर की 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। क्यों 16 सेंटीमीटर? क्योंकि सेकेंड चार्ज की लोकेशन पे पहले का पोटेंशियल है, पहले और दूसरे ए और बी में डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो वो अगर समझा नहीं तो गए, तो कितना आ गया? 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू क्या थी? माइनस। वेरी गुड। तो तुमको पता है कि करने की जरूरत ही नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि थ्योरी पढ़ाया था मैंने, तब ध्यान नहीं था। फिर मैंने बताया था तुमको, क्या बताया था कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल मैं टर्न ऑफ कर दूँ, टर्न ऑफ, तो क्या बचता है? और ये V1 Q2 V1 यही तो होता है जो तुमने ऑलरेडी फाइंड किया। क्या फाइंड? कितना आया? ये कितना आया? हाँ, तो वही होता है फिर। वो तो तुमने ऑलरेडी करके रखा है फाइंड, तो वापस क्यों कर रहे हो? तो करके देखो, वही आएगा। पुट वैल्यूज, व्हाट इज दिस वैल्यू? -2 × 10⁻⁶ अपॉन 16 × 10⁻²। ये पोटेंशियल हो गया V1, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? Q2 से, तो वही आएगा। तो वो तो तुमने पहले ही फाइंड करके रखा है। इसके लिए मैंने जगह छोड़ी यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाने के लिए कि ये जो होता है ना, ये जो टर्म आती है, ये टर्म वही है, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12। वो तो तुमने फाइंड किया, -4.5 तो हो गया। तो बी केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? Q1 V of R1 प्लस Q2 V of R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12। What is Q1? -2 × 10⁻⁻⁶. What is this? 10⁻11. What is Q2? 4 × 10⁻⁻⁶. What is V of R2? 10⁻11. ये तो तुमने पूरा कैलकुलेट किया ही है। -4.5 कितना हो गया? -2 × 10⁻+5 प्लस 4 × 10⁻+5 -4.5 -4.5 -2 -6.5 प्लस 4 -2.5 × 10⁻5। करेक्ट? ये आना चाहिए आपका आंसर। करेक्ट है ना? नहीं, गलत है। तो क्या आना चाहिए बताओ? उसमें 10⁻5 था क्या? नहीं था ना, तो फिर क्या करेंगे? अरे हाउ मच इज दिस? 2 × 10⁻5 मतलब कितना? 2 लाख। 2 लाख माइनस कितना? 4.5 कितना होता है? 2 लाख में 4.5 माइनस करके बताओ कितना होता है? 5 माइनस कर दो। 5 1,99,995.5 इतना आता है वो जूल में। तो 1 2 3 4 5 तो 1.99 ×
5 जूल, ऐसा आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। एक बार चेक कर लेंगे, क्वेश्चन वापस बता देता हूँ मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके, उसके बाद आंसर वेरीफाई करेंगे हम लोग। दो केसेस है, पहले केस में एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, सिर्फ दो चार्ज है। पहला चार्ज है नो वर्क इज डन, दूसरा चार्ज है वर्क इज डन, पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पहले केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12, where R12 is the distance between first charge and second charge। ये होता है 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू होती है -2 × 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रोकूलम दिया था, और ये हो गया 4 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस था 16 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका -8 × 9 × 10⁻12 और 9 तो -3 अपॉन 16 × 10⁻²। 1 and 2 का 9/2 is 4.5 और 10⁻1 4.5 10⁻1 तो -0.45 बराबर। तो पहला करेक्शन यहाँ ये आएगा आपका -0.45। गुड, अभी क्लियर है? दूसरे केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा Q1 पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड का एट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट प्लस Q2 पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड का एट द लोकेशन ऑफ सेकंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12। क्यों ऐसा? सेकंड चार्ज तो ला रहे थे और पहले फील्ड का पोटेंशियल था उस लोकेशन पे Q2 V1, तो ऐसा आ गया वो तुमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है। Q1 केवल तुमको पता है राइट, लेकिन V पता है क्या? नहीं। तो पहले V फाइंड कैसे करेंगे V फाइंड? E = -dV/dr, तो dV = -AdR, फिर इंटीग्रेट कर लेते हो, फिर आ जाता है V, E है A/r²dr, A बाहर निकाल लो तो आ जाएगा V = -A इंटीग्रेशन dr/r², तो V = A की वैल्यू 8 × 10⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाता है, सेंटीमीटर (-2), नीचे आके क्या हो गया? सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके प्लस हो गया तो ये आ गया करेक्ट। और ये जो है ये होता है आपका -1/r, माइनस प्लस हो गया तो 8 × 10⁹ डिस्टेंस है 8 × 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो V आ गया 10⁻11 वोल्ट। यहाँ तो कोई गलती थी नहीं, तो करेक्ट है। उसके बाद तो पोटेंशियल मिल गया दोनों ही केसेस में, मतलब V ऑफ R1 और V ऑफ R2 दोनों केसेस में पोटेंशियल सेम आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस सेम है, दैट इज वाई। तो U = Q1 की वैल्यू कितनी थी? -2 × 10⁻⁶, और ये पोटेंशियल कितना आया? 10⁻11 प्लस 4 × 10⁻⁶, पोटेंशियल था 10⁻11 -0.45 हो गया। तो ये हो गया 2 × 10⁵ -0.45, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 × 10⁵ मान ही लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली तो वही आ गया। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, इसमें सिर्फ ये करेक्शन था कि ये 0.45 आना चाहिए। आई विल स्टिल वेरीफाई विद द आंसर ऑफ द टेक्स्ट बुक में क्या दिया देख लेते हैं, होना तो यही चाहिए, कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स इफ वी हैव डन एवरीथिंग राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली स्पीकिंग इट इज 2 × 10⁵ approximately 2 × 10⁵ जूल। तो वेरीफाई कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था ये, एग्जाम्पल 8 पॉइंट। ओके, तो देखो ऐसा है, हमने जो किया वहाँ पे कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था ना, वो मीटर स्क्वायर होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर according to their answers। तो according to what textbook has given the answers, whatever we have done is absolutely right, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे गलती कर दी, अगर ये गलती रेक्टिफाई कर दे तो इसका मतलब 10⁵ रहेगा, और अगर वो 10⁵ रहेगा, पहला केस तो कुछ करेक्शन नहीं है, देयर इज नथिंग करेक्शन इन द फर्स्ट केस। सेकंड केस में होगा, सेकंड केस में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे जो A की वैल्यू थी वो हमने कितना लिखा है? 10⁹, तो क्या लिखना पड़ेगा? 5, तो क्या हो जाएगा? 7, तो आ जाएगा 7।
गुड। वो 7 आ गया तो इधर और इधर क्या हो जाएगा 7। ये 7 हो गया तो 10⁻⁷ और -6 कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1 1। अगर ये 1 हो गया तो अब ऐसा है ये 40 है, 40 में से 20 गया, 40 में 20 गया तो 20 में से 0.45 और माइनस कर लो तो आ जाएगा 19.55 जूल। और टेक्स्ट बुक का आंसर है 19.55। तो टेक्स्ट बुक में करेक्शन है इसलिए वहाँ पर भी करेक्शन है तो करेक्शन कर लो, विद दैट करेक्शन डन। So next question. नाउ एक चीज़ और थी कि हाउ डू आई नो कि यहाँ पे गलती है। देखो ऐसा है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है -0.45 और प्रेजेंस में आ रहा है 2 लाख, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता। तो देयर इज वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती हुई होगी। तो वहाँ पे जो उन्होंने पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था वो प्रिंटिंग मिस्टेक था। नाउ रीजनेबल -0.45 एंड 19.55 रीजनेबल है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,